18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी कि 24 जून से शुरू होना और उसके बाद 9 दिनों तक यह सत्र चलेगा 3 जुलाई तक। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर की प्रक्रिया होगी और स्पीकर चुना जाएगा। स्पीकर के पद के लिए साहब जबरदस्त राजनीति हो रही है। एनडीए फुल एक्शन में। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, उसके साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल के लल्लन सिंह, चिराग पासवान, तमाम लोग मौजूद थे और चर्चा इस बात पर हो रही थी कि लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा। सहमति बनाई जा रही थी कि एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने गए व्यक्ति को लोकसभा के स्पीकर के नाम पर शामिल रखे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं रखी है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा के स्पीकर के लिए कौन होने जा रहा है। हां, ये अटकलें जरूर हैं कि ओम बिरला, जो कि पहले भी 2019 से लेकर 2024 में स्पीकर के पद पर थे, उन्हें एक बार फिर स्पीकर बनाया जा सकता है। लेकिन अब यह चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे आधिकारिक नहीं किया है। लेकिन हां, इसके बीच में एक और बड़ी राजनीतिक गतिविधि हुई है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जेडीयू ने साफ तौर पर कहा कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं उसी पार्टी के पास ये अधिकार है कि स्पीकर किसे बनाया जाए। केसी त्यागी ने क्या कहा, देखिए। श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए के, उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहां तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है, हम उसका समर्थन करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जेडीयू ने बहुत ही गठबंधन के धर्म को निभाते हुए, या यूं कहें कि बीजेपी के मन की बात को भांपते हुए बीजेपी के उम्मीदवार की पैरोकारी कर दी और उस पर अपनी सहमति रखती है। अभी गठबंधन की राजनीति और क्या हो रही है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले साहब अब एक नाम जो कि बहुत चर्चा में है, ओम बिरला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। स्पीकर के लिए उन्हें सबसे ज्यादा मुफीद माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा उनके ऊपर काफी ज्यादा रहा है। इस पर उन्होंने अपने स्टैंड को क्लियर तो नहीं किया है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। ये सब फैसले राजनीतिक दलों द्वारा लिए जाते हैं, ये फैसले मेरे द्वारा नहीं लिए जाते। तो ओम बिरला साहब ने अपने आप को रेस से बाहर नहीं रखा है। बहुत ही मुस्कुराते हुए, बहुत ही शालीन तरीके से उन्होंने कहा कि पार्टियों का फैसला होता है साहब, मैं फैसला नहीं ले सकता हूं। जाहिर सी बात है, आउटगोइंग स्पीकर है, अगर एक बार फिर मौका मिला तो आप उनको फिर लोकसभा स्पीकर के तौर पर देखेंगे। अब यहां पर हम जरा राजनीति की बात कर लेते हैं। राजनीति यहां शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी को अपने एक सहयोगी दल जेडीयू से तो मदद मिल गई, लेकिन क्या टीडीपी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी ही मुखर तरीके से स्पीकर के पद की स्वीकृति दे रही है? जी नहीं साहब, यहां पर थोड़ा पेच है। टीडीपी ने अभी तक कुछ भी बात मुखर तरीके से सामने नहीं रखी है। टीडीपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, मैं आपके सामने रख रहा हूं। टीडीपी के प्रवक्ता पुद्दभी कोडमा रेड्डी ने कहा है कि एनडीए के सहयोगी दल साथ बैठकर तय करेंगे कि अध्यक्ष पद के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद हम उस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और टीडीपी समेत सभी सहयोगी दल उसका समर्थन करेंगे। यानी कि अभी भी टीडीपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसमें यह भी बात निकल कर आ रही है कि टीडीपी की चाहती है कि स्पीकर दरअसल टीडीपी से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि स्पीकर टीडीपी का हो? यह बताया जा रहा है कि टीडीपी की तरफ से यह संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर संभव हो तो बीजेपी की डी पुंडेश्वरी को आगे रखा जाए स्पीकर के तौर पर, क्योंकि डी पुंडेश्वरी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है, हालांकि वो बीजेपी में है।
तो यानी कि यहां पर टीडीपी के पास एक स्थिति बन सकती है जहां पर वो प्रभाव डाल सकते हैं स्पीकर पर। हालांकि अभी स्थिति काफी अलग है और इस पर कुछ भी कह पाना बहुत आसान नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनटी रामाराव की पुत्री हैं और जाहिर सी बात है इन्हें लेकर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर चंद्रबाबू नायडू का भी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टीडीपी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये मंथन जिस तरीके से आगे चल रहा है इसमें तड़का कहां है? तो तड़का उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के संजय राउत ने लगा दिया साहब। उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। संजय राउत ने कहा कि अगर टीडीपी अपना अलग से प्रत्याशी उतार दे तो इंडिया ब्लॉक पूरे तरीके से टीडीपी के स्पीकर पद के उम्मीदवार के समर्थन में सामने खड़ा होगा। देखिए गेम कितना जबरदस्त है। 235 सांसद के साथ इंडिया अलायंस टीडीपी के स्पीकर पद के उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार होगा, यह कहना है संजय राउत का। देखिए, बाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहें तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रा बाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रा बाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रा बाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। अब आप सोचेंगे कि इंडिया अलायंस को आखिरकार क्या हो गया है, वो क्यों चाहते हैं कि टीडीपी का स्पीकर हो? भाई कोशिश तो ये करनी चाहिए इंडिया अलायंस को कि खुद उनका अपना स्पीकर हो, लेकिन वो संभव नहीं है, बहुमत नहीं उनके पास। ऐसे में खेल क्या है जरा अब आपको समझाते हैं। उससे पहले जरा समझिए कि लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं उनके पास ताकत क्या होती है। सदन के अंदर स्पीकर का फैसला सबसे अहम होता है। संविधान के आर्टिकल 93 में स्पीकर के बारे में बताया गया है कि स्पीकर को लोकसभा चलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। सदन के अंदर उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। विपक्ष के नेता को मान्यता देने का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। वो चाहें तो नेता सदन की मांग पर सदन की गुप्त बैठक भी आयोजित कर सकते हैं। संसद से जुड़े मामले में स्पीकर का फैसला ही सर्वोच्च होता है, उनकी रूलिंग सर्वोच्च होती है, इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सांसदों को अयोग्य घोषित करने का काम भी स्पीकर का है और यह फैसला स्पीकर लेते हैं। और यहीं पर पेच है भाई साहब। और पेच क्या है? दरअसल ऐसी स्थिति जब आती है जहां किसी दल में विभाजन हो रहा हो और दो विभाजित गुट अपने अपने अलायंसेस को अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो और एक विभाजित गुट उस पार्टी के साथ मिलना चाहता हो जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है। चलिए हम लोकसभा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं। अब कोई और पार्टी जो कि टूट रही हो, जिसके सांसद में टूट हो रही हो, वहां से एक गुट अगर बीजेपी का समर्थन देना चाहता है तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है साहब। अगर स्पीकर की रूलिंग आ गई कि जो टूटा हुआ ग्रुप है वही सही और जेन्युइन ग्रुप है, वही राजनीति को प्रतिनिधित्व करता है, तो फिर इस ग्रुप का जो बहुमत है वो बीजेपी को मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहेगी ही कि उसके पास पूर्ण बहुमत की सरकार हो। 272 सांसद उसके खुद अपनी पार्टी के हों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है यही डर ऑपोजिशन के सभी पार्टियों को सता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके दिखाया है साहब। हमने आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल अभी तक बताया नहीं। महाराष्ट्र में दरअसल अभी क्या चल रहा है साहब? महाराष्ट्र में जब आप देखेंगे तो यहां पर एक बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी विधानसभा में, जहां पर शिवसेना गुट के 2 हिस्से हुए, एनसीपी के 2 हिस्से हुए। एक हिस्सा बीजेपी को समर्थन देकर बीजेपी की सरकार बनाने को तैयार था। ऐसे में स्पीकर ने मान्यता देकर उन हिस्सों को ही जेन्युइन पार्टी का चुनाव चिन्ह और उसके साथ साथ उनके पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पर माना। जैसे कि शिवसेना शिंदे असली शिवसेना हो गई, जैसे कि अजीत पवार एनसीपी के असली एनसीपी हो गए, और यह समर्थन बीजेपी को मिला, जिसके दम पर महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही है और उप मुख्यमंत्री बीजेपी का है। यह स्थिति अगर लोकसभा में आएगी तो फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है कोई भी टूटता दल, उसके सांसद बीजेपी के पास आना चाहेंगे और बीजेपी उन्हें अपने पास लेना चाहेगी। लिहाजा इस डर से, इस खौफनाक डर से बड़े पैमाने पर
अब राजनीतिक दल डरते हुए इस पर अपनी भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपके सामने रख दूं, भारतीय जनता पार्टी का एक तजर्बा पहले का भी है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। गठन के कुछ ही महीने में सरकार अल्पमत में आ गई। तब एनडीए गठबंधन में टीडीपी शामिल थी। टीडीपी ने समर्थन के एवज में स्पीकर का पद लिया था। अटल सरकार में टीडीपी के बाला योगी लोकसभा के अध्यक्ष थे। 13 महीने के बाद अविश्वास प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ पारित किया गया। इसमें जयललिता ने इसे पेश किया सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए, और एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। यह मैं आपको 1998 की बात बता रहा हूं। हुआ यह था कि स्पीकर बाला योगी ने उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गमांग को वोट देने की अनुमति दे दी थी। उनको वोट देने की अनुमति इसलिए मिली क्योंकि एक सांसद के पास 6 महीने का वक्त होता है जब वो अपने दूसरे पोजीशंस पर जाए। गिरधर गोमांग उस वक्त भी मुख्यमंत्री होते हुए भी सांसद थे, और गिरधर गोमांग वोट करने के लिए पहुंच गए, और जैसे ही उन्होंने वोट किया बीजेपी की सरकार हार गई, 1 वोट से हार गई। स्पीकर का रोल देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर यह फैसला नहीं आता और अगर उन्हें वोट देने नहीं दिया जाता तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उसमें बच सकती थी। लिहाजा सरकार को बचाने, सरकार को गिराने, टूटे दलों को एक दूसरे के साथ मिलाने और सरकार की स्थिति को मजबूत करने में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2024 के इस 18वीं लोकसभा में स्पीकर बीजेपी का ही हो। और ओम प्रकाश बिरला ने 2019 से लेकर 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम उसके नजरिए से। ऐसे में एक ऐसा ठोस नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को चाहिए होगा मौजूदा लोकसभा में।